जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें टॉपिक रहेगा हमारा पत्र और पत्रिका। इसके साथ साथ दूसरा जो टॉपिक है वो लेंगे हम पुरस्कार। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही है और बोर्ड पे लिखी गई चीजें आपको क्लियर दिख रही है तो एक बार कुछ स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में फिर आज का हम टॉपिक लेके आगे बढ़ते हैं। एक बार साउंड चेक करना। टॉपिक है पत्र व पत्रिकाएं। हमेशा 1 से लेके 2 क्वेश्चंस प्रमुख पत्र और पत्रिका का पूछा जाता है। जी आज हम कर रहे हैं 1 से 2 क्वेश्चन की अपनी तैयारी। कई बार तो ज्यादा भी होते हैं, लेकिन मिनिमम 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में यहाँ से होता है। भारतेंदु पूर्व युग की प्रमुख पत्रिकाएं, तो ये भारतेंदु युग से पहले की पत्रिका है। तो इसका मतलब ये है ज्यादातर जो पत्र पत्रिकाएं स्टार्ट हुई हमारी, जैसे पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्डन है 1827 में प्रकाशित हुआ, ठीक है, 28 में सब तक के पास पहुंच गया था। तो कुल मिला के ये है कि जो 1827 के अंतर्गत जो काम किया गया इस पत्र को लेके वो जुगल किशोर के संपादन के अंतर्गत किया गया, कोलकाता से प्रकाशित हुआ, ठीक है। तो वर्ष रहा 26-27 में पूरे देश में ये पत्र प्रचारित रहा। स्टार्टिंग में 26 में केवल कोलकाता के अंतर्गत इसका प्रचार और प्रसार रहा। तो इस समय जो पत्र पत्रिकाओं की जो भूमिकाएं होती थी वो भारतीय जनता को जागरूक करने के लिए, उनको आज़ादी के प्रति उनके अंदर अवेयरनेस जागरूकता लाने के लिए पत्र और पत्रिकाओं का मुख्य जो विषय होता था वो गुलामी, आज़ादी, गुलामी की जंजीरों से देश को मुक्त करने के लिए, और साथ के साथ किस तरीके से भारत में जो अंधविश्वास बढ़ा है उस अंधविश्वास को दूर करने के लिए इन पत्र पत्रिकाओं की भूमिका रही। जैसे बंगदूत है राजा राम मोहन राय, तो राजा राम मोहन राय बंगदूत के अंतर्गत तमाम जो अंधविश्वास थे, रूढ़ियां थी, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। आपको ध्यान रखना है, जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो राइट आंसर है उद्दंड मार्डन। किसके संपादन में प्रकाशित होता था? जुगल किशोर के। ये साप्ताहिक है, मासिक है, त्रैमासिक है, वार्षिक है या अर्धवार्षिक है? तो आप कहोगे साप्ताहिक है। कहाँ से प्रकाशित हुआ? कोलकाता से। कब से प्रकाशित हो रहा है? 26 में केवल कोलकाता के अंदर था, पूरे देश में 27 और 28 में फैला। कोलकाता यानी कि पश्चिम बंगाल के बाहर 27 और 28 में ही ये समाचार पत्र पढ़ा गया। दूसरा समाचार पत्र है बंगदूत। किसने प्रकाशित किया? राजा राम मोहन राय ने। यह भी एक साप्ताहिक है, सप्ताह में एक बार आता है, कोलकाता से प्रकाशित है। 1829 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। तो अलग अलग समय में पत्र पत्रिकाओं के जो मुख्य विषय हुआ करते थे वो अलग अलग रहे हैं, जैसी देश में आवश्यकता थी और जिस तरह से लोगों को पढ़ने की आदत थी उस तरह के समाचार पत्र प्रकाशित हुए। ये हिंदी के समाचार है। इससे पहले अंग्रेजी के तमाम समाचार पत्र भारत में प्रकाशित हो रहे थे, क्योंकि प्रिंटिंग उद्योग जो लेके आए थे वो अंग्रेज लेके आए। तो अंग्रेजों ने भी बहुत सारे पत्र यहाँ पे प्रकाशित किए। उनके साथ मिलके कुछ भारतीयों ने भी अंग्रेजी के पत्र पत्रिकाएं निकाली, लेकिन भारत में उनको ज्यादा स्थान नहीं दिया गया, ज्यादा नहीं पढ़े गए। वो पर्टिकुलर किसी एक क्षेत्र विशेष में ही उनका बोलबाला रहा। इसके साथ यहाँ से जो प्रश्न बनेंगे वो 4 तरह के प्रश्न होंगे। एक तो आपको दे देंगे कि ये उद्दंड मार्डन बताइए, इसके संपादक कौन थे, तो आप कहोगे जुगल किशोर। फिर कहेंगे जुगल किशोर का निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र है, तो आप कहोगे उद्दंड मार्डन। फिर कहेंगे उद्दंड मार्डन साप्ताहिक है, मासिक है, त्रैमासिक है या वार्षिक है, तो आप कहोगे साप्ताहिक। साप्ताहिक मतलब 7 दिन में। कहाँ से प्रकाशित होता है? फिर ये क्वेश्चन बना, कोलकाता से। कब से प्रकाशित हो रहा है? 1926 में पूरे देश में। कब ये प्रकाशन में आया है? 1927-28 में। बंगदूत राजा राम मोहन राय साप्ताहिक है, कलकत्ता से प्रकाशित 1929। प्रजामित्र है, साप्ताहिक पत्र है, अलग अलग समय में इसके संपादक अलग अलग रहे हैं।
ठीक है, इसलिए कलकत्ता से प्रकाशित है, और 1834। इससे यह साबित होता है कि 1826 से हमारे यहाँ समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ, वो भी हिंदी में। इससे पहले अंग्रेजी में हो रहा था। दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, अंग्रेजों की स्टार्टिंग में जो सबसे ज्यादा अच्छी मेट्रो सिटी थी अंग्रेजों के लिए, वो कोलकाता थी। उद्योग धंधे यहाँ पे ही स्थापित थे, यहाँ पे ही ये प्रिंटिंग उद्योग भी बहुत बड़ा फला और फूला है, ये ध्यान रखना है। इसमें 3-4 चीजें हमेशा ध्यान रखना है। एक तो अलग अलग समय में अलग अलग संपादन तमाम समाचार पत्र पत्रिकाओं का किया, क्योंकि जब आदमी बुजुर्ग हो जाता है, वो रिटायर हो जाता है, या फिर आदमी अगर जिंदा नहीं है, तो उसके स्थान पर किसी भी समाचार पत्र और पत्रिका का संपादन किसी दूसरे व्यक्ति को करना होता है। अब यहाँ सबसे पहले कौन था, फिलहाल फेमस कौन हुआ? जैसे अगर मैं बात करता हूँ सरस्वती पत्रिका का, तो सरस्वती पत्रिका महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जानी जाती है, जबकि वे दूसरे संपादक रहे। उनसे पहले घोष जी ने उसका नेतृत्व किया और वही सरस्वती पत्रिका को लेके आए। और सरस्वती पत्रिका 1903 से लेके 1920 तक तो संभाला महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जिम्मा। उसके बाद श्याम सुंदर दास आए, फिर श्याम सुंदर दास के बाद भी बहुत सारे लोग आए। तो आपको इस समय अलग अलग किताबों में ये अलग अलग कंटेंट मिलेगा, क्योंकि यहाँ 2 चीजें प्रमुख हैं। एक तो समाचार पत्र और पत्रिका किसके नाम से फेमस हुआ, किसके नाम से ज्यादा पढ़ा गया। अब मान के चलो हिंदी की बहुत सारी किताब है, अब उनमें से कोई किताब किसी पब्लिकेशन की वजह से या किसी राइटर की वजह से ज्यादा पढ़ी जाती है। ऐसे ये समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं। तो यहाँ जिसके नाम से भी वो चीज यहाँ अस्तित्व में आई, जिसके नाम से भी वो चीजें फेमस हुई, उसके नाम यहाँ दिए गए हैं। फिर इनके अलावा अलग अलग समय में अलग अलग इनके संपादक रहे हैं। दूसरी चीज, इनमें कई समाचार पत्र पत्रिका ऐसी है जो पहले साप्ताहिक थी, फिर वो महीने में एक बार आने लगी। पहले साप्ताहिक थी, फिर वो दैनिक में आने लगी। दैनिक मतलब रोज। तो इसीलिए यहाँ पे जो डाटा है, ये डाटा हमेशा बदला है समय के साथ साथ, क्योंकि जिसका संपादन कोई 1800 में कर रहा था, तो 2023 में वो तो कर नहीं रहा होगा, वो आदमी तो चला गया, उसके स्थान पे किसी और ने किया। तो क्वेश्चंस की जो लिमिटेशन है, क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, उसको सही तरीके से पढ़ के ही आपको अपने आंसर देने हैं। प्रजामित्र साप्ताहिक है, कोलकाता से प्रकाशित, 1834। बनारस अखबार, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, ये वही राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद है जिन्होंने नुक्ता बिंदु तल के साथ में उर्दू के शब्दों का कै, खे, गे, इसके बाद में यहाँ जय, और इसके बाद में क्या है, ये फै। तो ये फै, जय, गे, खे और ये कै, ये 5 वर्णों का प्रयोग जब भी उर्दू के शब्दों का आप हिंदी में प्रयोग करेंगे तो हम बिंदु तल नुक्ता चिन्ह लगाएंगे। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कहा। बनारस अखबार में इन्होंने प्राचीन हिंदी अर्थात उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी का प्रयोग किया। तो ये अपने आप में उर्दू फारसी मिश्रित हिंदी का पहला समाचार पत्र है, जिसका नाम है बनारस अखबार। ये साप्ताहिक है, बनारस से निकला और 1845 में इसका प्रकाशन हुआ। ठीक है, इसके बाद है मारदंड, क्योंकि उद्दर मारदंड फेमस हो चुका था, इसी के नाम को भुनाने के लिए मोहम्मद नसरुद्दीन ने साप्ताहिक समाचार पत्र निकाला कोलकाता से 1846 में। इसके बाद सुधाकर बाबू तोताराम मोहन मित्र, साप्ताहिक काशी से प्रकाशित 1850 में। फिर इसी मारदंड, क्योंकि ये फेमस हो चुका था, हिंदी का पहला समाचार पत्र था जुगर किशोर का, इसी मारदंड शब्द को फिर भुनाया गया। भुनाने का मतलब है उसी नाम के इसके आधार पर दूसरी चीजों को रखने के बाद। तो यहाँ साम्य दंड मारदंड जो है, जुगल किशोर ने दोबारा से फिर एक नया समाचार पत्र निकाला, क्योंकि उनके साथ खटपट हो गई होगी जिस पब्लिकेशन के माध्यम से चीजें निकाली जाती थी। तो यहाँ जुगल किशोर के 2 समाचार पत्र हुए, एक हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मारदंड, एक है साम्य दंड मारदंड जुगल किशोर, साप्ताहिक है, ये भी कोलकाता से प्रकाशित हुआ और 1850 में प्रकाशन में आया। इसके बाद बुद्धि प्रकाश, तो बुद्धि प्रकाश समाचार पत्र है मुंशी सदा सुखलाल, ठीक है, साप्ताहिक आगरा से प्रकाशित हुआ। तो आगरा से निकलने वाला पहला समाचार पत्र है 1852 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद प्रजा हितैषी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सिंह दोनों का समय एक ही रहा है, लेकिन ये एक दूसरे के प्रतिरोधी प्रतिद्वंदी रहे हैं।
ये अरबी फारसी शब्दों को हिंदी में स्थान देने के पक्षधर थे। ये संस्कृत के तत्सम शब्दों को हिंदी में स्थान देने के पक्षधर थे। इन्होंने निकाला बनारस अखबार, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने निकाला प्रजा हितैषी। तो प्रजा हितैषी के अंदर संस्कृत निष्ठ हिंदी का प्रयोग किया गया। आपसे ये पूछा जाएगा कि संस्कृत निष्ठ हिंदी अर्थात जिस समाचार पत्र में तत्सम शब्दों की अधिकता है, तो वो क्या है? प्रजा हितैषी। किसका है? राजा लक्ष्मण सिंह। कहाँ से प्रकाशन हुआ? आगरा से। कब? 1855 में। कब प्रकाशित हुआ? 1855। कवि वचन सुधा फेमस है, ये जिसके सामने मैं निशान लगा रहा हूं। अब आपको उनको याद करना है, बाकी पढ़ने तो आपको सारे ही है, लेकिन उनको तो आप भूलना ही नहीं है। ठीक है, ये जिसके मैं नंबर डाल देता हूं। एक तो आपका है उद्दंड मार्दंड, दूसरा है इसमें बनारस अखबार, हाँ बंगदूत भी है, बंगदूत भी है, तीसरा है बनारस अखबार, इसके बाद है आपका प्रजा हितैषी। तो इस वाले पेज से आपको ये 4 समाचार पत्र आपको याद रखने हैं हर हालत में, क्योंकि पुराने जो पेपर रहे हैं अब तक उनमें ये ज्यादातर पूछे गए। करने आपको सारे ही हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, इसका कोई और दूसरा तरीका नहीं है। ठीक है, जिस तरीके से आप अपने मोहल्ले पड़ोसियों के रिश्तेदारों के नाम याद रखते हो, तो उसकी कोई शॉर्टरी, कोई परिभाषा, कोई डेफिनेशन उसकी नहीं है। इसीलिए इनकी भी कोई डेफिनेशन नहीं है, इनकी भी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। आपको इसी तरह एक नहीं बल्कि 3 बार पढ़ना है। एक बार मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, 2 बार आपको खुद पढ़ना है। इसके बाद है कवि वचन सुधा। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण है कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन है जिसका बाद में नाम हरिश्चंद्र पत्रिका पड़ गया था। इसके बाद है भारत बंधु, भारत बंधु। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत इस पेज पे महत्वपूर्ण ये है, पढ़ने हमें सारी है। कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है पत्रिका है, मासिक पत्रिका है। मासिक का मतलब हो गया जो महीने में एक बार आती है। काशी से प्रकाशित है, 1868 में इसका सबसे पहले प्रकाशन हुआ। इसके बाद बिहार बंधु है, पंडित केशव राम भट्ट बिहार बंधु, बिहार प्रांत से प्रकाशित है 1871 में। हरिश्चंद्र मैगजीन है, मैगजीन शब्द अपने आप में क्या है? उर्दू अंग्रेजी का है, इसी का पत्रिका नाम कर दिया गया था फिर बाद में। तो पहले हरिश्चंद्र मैगजीन के नाम से छपी, फिर इसके बाद 2-3 एडिशन आए, उसके बाद इसका नाम पड़ा हरिश्चंद्र पत्रिका। ये भारतेंदु जी की पत्रिका है, मासिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित है 1873 में। ठीक है, तो ये देश की आजादी से पहले प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पत्रिका है, जिनका स्वतंत्रता आंदोलन में और अंधविश्वास को दूर करने में एक बड़ी भूमिका इनकी रही है। बाल बोधनी ये अपने आप में भारतेंदु की पत्रिका है। ये महिलाओं के लिए प्रकाशित होने वाली एकमात्र पत्रिका है जो केवल महिलाओं के लिए प्रकाशित हुई। तो क्वेश्चन क्या बना? महिलाओं के लिए प्रकाशित होने वाली पत्रिका। तो महिलाओं के लिए प्रकाशित कौन सी हुई? बाल बोधनी। ये मासिक पत्रिका है, बनारस से प्रकाशित हुई 1856 में। कब हुई? 1856 में। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, सदादर्श से आदर्श या सदादर्श लाला श्रीनिवास दास साप्ताहिक है, सप्ताह में एक बार, दिल्ली से प्रकाशित 1874 ईस्वी में प्रकाशित है। काशी पत्रिका बलदेव प्रसाद की साप्ताहिक है, दिल्ली से प्रकाशित है। भारत बंधु तोताराम की फेमस है, ध्यान रखना है। भारत बंधु साप्ताहिक पत्रिका है, अलीगढ़ से प्रकाशित। इसके बाद भारत मित्र छोटू लाल मिश्र और दुर्गा प्रसाद मिश्र दोनों के नेतृत्व में भारत मित्र पत्रिका आई, साप्ताहिक पत्रिका है, कोलकाता से प्रकाशित 1877 1877। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आपकी आ गई है अब तक, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। तो 2 टॉपिक आपके ऐसे हैं, एक पुरस्कार हिंदी के और एक पत्र पत्रिका। ये दोनों के दोनों में आपको कोई शॉर्टरी, कोई डेफिनेशन, कोई थ्योरी आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको इन्हीं तरीके से याद करना है। और ये वे क्वेश्चंस हैं जो कम ही स्टूडेंट सही कर पाते हैं। उसका रीजन है कि आप इनको पढ़ के जाओगे एक बार, जबकि आपको पढ़ने हैं ये कम से कम 3 बार। हिंदी साहित्य की पीडीएफ ऑलरेडी आप लोगों को दी जा चुकी है। मैं एक नहीं बल्कि 2 बार मेंशन कराया हूं। एक बार आप सही तरीके से अपने नोट्स चेक करना। ठीक है, सही तरीके से एक बार अपने नोट्स चेक करना। ध्यान रखना है, मान के चलो 1 साल बाद आपका पेपर होता है,
या मान के चलो 6 महीने बाद होता है, तो उस समय उस रूप में हो सकता है इनमें से पत्रिकाओं का संपादन कोई और कर रहा हो। इस बात का ध्यान रखना। हो सकता है कोई पत्रिका पहले सप्ताह में आती थी, अब वो दैनिक आने लगी हो सकता है पहले वो साल में एक बार आती, अब वो महीने में एक बार आने लगी हो। तो इसमें जो चीजें हैं वो हमेशा परिवर्तित रही है, बदलती रही है, तो इसीलिए आपको अपने आप अपडेट रहना है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जो ज्यादातर पूछी गई है वो आपका डाटा सारा का सारा यहाँ पे है। इसके बाद हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट अपने 8 में, ये मैं पहले एक बार मैं लिख ही देता हूँ जो महत्वपूर्ण है नंबर, ठीक है। पहले 7 हो गई थी आपकी, इसके बाद 8, यहाँ पे 9, 10, ये महत्वपूर्ण है जिसपे मैं नंबर डाल रहा हूं। भारत जीवन, नागरी नीरद 12, नागरी परिचारणी 13, उपन्यास सरस्वती, समालोचना अभ्युदय, मर्यादा, प्रताप, पाटलिपुत्र, ये 20 आ गई। अपने आप में होगी तो ये 50 से ज्यादा है। आपके लिए कंटेंट कम कर दिया, जिसको सारी चीजें याद नहीं होती, जिसको ज्यादा कंटेंट दिखता है, जिसपे मैंने नंबर डाला, उसको आपको छोड़ना नहीं है। इसके बाद आ जाओ हिंदी प्रतीप। बालकृष्ण भट्ट अपने आप में अपनी रचनाओं के लिए इतने नहीं जाने गए जितने हिंदी प्रतीप पत्रिका की वजह से जाने गए। सबसे ज्यादा प्रचलित पत्रिका, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली पत्रिका, सबसे ज्यादा एक ही समय में सबसे ज्यादा जिसका प्रोडक्शन हुआ, सबसे ज्यादा पत्रिका छपी, वो है हिंदी प्रतीप। तो बालकृष्ण भट्ट है, तो आपको ध्यान रखना, एक बालकृष्ण नवीन है, वो अलग है राइटर। ये बालकृष्ण भट्ट की है हिंदी प्रतीप पत्रिका। ये मासिक पत्रिका है, महीने में एक बार आती है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी, ठीक है। 1877 में इसका प्रकाशन हुआ। आदम कादम्बरी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमाघन के नाम से लिखते थे। मिर्जापुर से प्रकाशित होने वाली ये अपने आप में पहली पत्रिका है, आदम कादम्बरी। बद्रीनाथ चौधरी की बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन उन रचनाओं की वजह से नहीं जितनी इनको प्रसिद्धि आनंद कादम्बरी की वजह से मिली। महीने में एक बार आती है, मासिक पत्रिका है। 1881 में इसका संपादन किया गया। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के कवि है। ब्राह्मण नामक से इन्होंने एक पत्र निकाला, मासिक था, कानपुर से प्रकाशित हुआ 1883 ईस्वी में। अब आप ये नाम याद कैसे रखोगे? मान के चलो आप में से किसी का डेट ऑफ बर्थ 1983 है, तो आप याद रखोगे कि मेरे जन्म के 100 साल पहले ब्राह्मण मासिक पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र ने निकाली थी, ठीक है। तो कहने का मतलब आपका जन्म मान के चलो किसी का यहाँ पे 1984 है, तो 1984 में जिसका जन्म हुआ उसके 100 साल पहले भारत जीवन नाम से रामकृष्ण वर्मा ने एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों कि इनमें से बहुत सारे सन ऐसे होंगे जो आपके दादा के, आपके फादर के डेट ऑफ बर्थ के आसपास होंगे, कुछ इसमें आपके डेट ऑफ बर्थ के आसपास होंगे। उससे 50 साल पहले, 25 साल पहले, 100 साल पहले क्या हुआ वो आपको उसमें इंक्लूड करके इन डेट को याद रखा जा सकता है, वैसे नहीं रखेंगे, ठीक है। तो कुछ समय बाद भूल जाएंगे। तो ये क्या है? ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र मासिक पत्रिका कानपुर 1883। भारतेंदु, ठीक है, ये पत्रिका का नाम है। पंडित राधाचरण गोस्वामी, ठीक है, वृंदावन से प्रकाशित हुई 1884 के अंतर्गत। भारत जीवन रामकृष्ण वर्मा है, साप्ताहिक 1884 में। देवनागरी प्रचारक मेरठ से प्रकाशित है। प्रयाग समाचार देवकी नंदन त्रिपाठी है, लखनऊ से प्रकाशित है। हिंदुस्तान राजा रामपाल सिंह दैनिक है, इंग्लैंड से प्रकाशित हुआ पहले। ये हिंदुस्तान समाचार पत्र अब हिंदी में भारत में ही प्रकाशित हो रहा है, लेकिन पहले सबसे पहले राजा रामपाल के नेतृत्व में दैनिक समाचार पत्र इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ हिंदुस्तान के नाम से। नागरी नीरद बद्रीनाथ चौधरी प्रेमाघन की है, ध्यान रखना। नागरी नीरद अलग है,
और नागरी प्रचारणी पत्रिका अलग है। तो नागरी नीरद बद्रीनाथ चौधरी प्रेमाघन, बद्रीनाथ चौधरी प्रेमाघन की आदन कादम्बरी भी है। साप्ताहिक है, मिर्जापुर से प्रकाशित, दोनों मिर्जापुर से ही प्रकाशित हुई, आदम कादम्बरी भी और नागरी नीरद भी। तो ये 1893 है। अब मान के चलो किसी का आप में से डेट ऑफ बर्थ 1993 है, तो आप अपना क्या करोगे, 100 साल पहले मिर्जापुर से नागरी नीरद का प्रकाशन हुआ बद्रीनाथ चौधरी के नेतृत्व में। नागरी प्रचारणी पत्रिका बहुत फेमस है, सरस्वती पत्रिका के बाद सबसे ज्यादा फेमस पत्रिका नागरी प्रचारणी पत्रिका का नंबर आता है। त्रैमासिक है, 3 महीने में एक बार आती है, काशी से प्रकाशित है 1896 में। उपन्यास है गोपाल, अलग अलग समय में अलग अलग रहे हैं उपन्यास के, ध्यान रखना है। गोपाल राम गहमरी है, मासिक, ठीक है, काशी से प्रकाशित 1898 में है। सरस्वती के पहले संपादक रहे चिंतामणि घोष, ये इसके प्रवर्तक जनक है सरस्वती पत्रिका के। लेकिन सरस्वती पत्रिका फेमस हुई थी महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में। तो मासिक पत्रिका है सरस्वती, काशी से प्रकाशित हुई है, 1900 में प्रकाशन हुआ। 1900 से लेके 1903 तक चिंतामणि घोष ने इसका प्रकाशन किया, लेकिन 1903 से लेके 1920 तक इसका प्रकाशन महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, और 1920 से लेके उसके बाद में 1924 तक श्याम सुंदर दास ने। हालांकि श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका में काम करना 1918 से ही शुरू कर दिया था, ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी चूंकि अग्रणीय रहे हैं श्याम सुंदर दास के, इस वजह से उन्होंने उनके नाम से ही लगातार 1918 से लेके 20 तक उन्हीं के नाम से इन्होंने पत्रिका प्रकाशित की। काम कौन कर रहे थे, काम कर रहे थे श्याम सुंदर दास। प्रकाशन किसके नाम से हो रहा था, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह की जो स्थिति बनी, उसके आधार पर इनमें वेरिएशन रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सुदर्शन है, देवकी नंदन और माधव जी के नेतृत्व में, मासिक पत्रिका काशी से प्रकाशित 1900 में। तो 1900 में 2 बड़ी पत्रिका प्रकाशित हुई, एक सरस्वती और दूसरा क्या है, सुदर्शन, ठीक है। इसके बाद समालोचना, ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के नेतृत्व में है, पूरा नाम क्या था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। समालोचना मासिक पत्रिका जयपुर से 1902 में प्रकाशित। अभ्युदय समाचार पत्र है मदन मोहन मालवीय का, मदन मोहन मालवीय के बाद अलग अलग व्यक्तियों ने इसका नेतृत्व किया। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। साप्ताहिक है, प्रयाग से प्रकाशित है। इंदु है, अंबिका प्रसाद गुप्त, इससे पहले दूसरे इनके से नेतृत्व रहे थे, लेकिन इंदु को प्रसिद्धि मिली अंबिका प्रसाद गुप्त के द्वारा। मासिक पत्रिका काशी से प्रकाशित 1909 में। इसके साथ है मर्यादा कृष्णकांत वाल्मीकि, मासिक प्रयाग 1909 है। प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, साप्ताहिक है, कानपुर से प्रकाशित 1913 में। प्रभा कालूराम खंडवा से प्रकाशित है 1913 में। पाटलिपुत्र काशी प्रसाद जायसवाल है, पटना से प्रकाशित 1914 में। श्री शारदा नम्रता प्रसाद मिश्र है, 1916 में इसका प्रकाशन हुआ। अब यहाँ पे इसका क्या नहीं लिखा हुआ है, ये मासिक त्रैमासिक है, अलग अलग समय में अलग अलग रही, इसके साथ अलग अलग शहरों से प्रकाशित हुई, इसलिए उनके शहर नहीं दिए गए। जो सबसे पहले पटना से निकली, आज भी पटना से निकल रही है, उनके सबके स्थान दिए गए हैं। तो ये क्या थे हमारे, ये सारे की सारे हमारे समाचार पत्र पत्रिकाएं, देश की आजादी से पहले के समाचार पत्र। तो भारतेंदु युग का जो समय था, भारतेंदु युग का समय था 1850 से लेके 1900, तो 1850 से 1900 के अंतर्गत जो भी आया तो वो कहेगा भारतेंदु युग की पत्रिका, और उससे पहले की जो पत्रिका रही है वो है भारतेंदु युग से पहले की पत्रिका। इसके बाद यहाँ पे आ जाइए आप, ठीक है, छायावाद युग की प्रमुख पत्रिका। छायावाद में के अंतर्गत कौन कौन सी पत्रिका आई, ठीक है, इसमें से कौन कौन सी खास है मैं बता देता हूं आपको। एक तो महादेवी वर्मा, इसके बाद राजेंद्र प्रसाद, तीसरा नवजीवन, फिर है माधुरी, ठीक है, करमवीर, विशाल भारत, हंस और जागरण। ये 8 समाचार पत्र और पत्रिकाएं इसके अंदर छायावाद युग के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण रहे हैं, ठीक है। देखो जी आगे, तो यहाँ चांद है,
ठीक है। ज्यादातर जो फेमस क्वेश्चंस है वो यही रहेगा कि ये बताइए ये चांद जो है ये किसके हैं। महादेवी वर्मा, राजेंद्र प्रसाद ने किस नाम से जो है पत्रिका निकाली, नवजीवन का संबंध किससे है। ज्यादातर महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। ये साप्ताहिक है, त्रैमासिक है, ये आपका बाद की चीज है, ये कम पूछा जाता है। कहाँ से प्रकाशन हुआ ये भी पूछा जाता है। ऊपर से सन भी बहुत कम पूछा जाता है। तो सबसे कम महत्वपूर्ण प्रश्न अगर मैं यहाँ इन 4 प्रश्नों को लूं तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका वर्ष। इसके बाद में फिर सबसे महत्वपूर्ण है आपका जो है प्रकाशन, उसका मासिक, त्रैमासिक, वार्षिक हुआ या साप्ताहिक या दैनिक के रूप में हुआ। लेकिन सबसे ज्यादा क्या पूछा जाएगा, उसका संपादक और जो पत्रिका है वो पत्रिका कौन सी है, और इसके बाद में स्थान, वो कहाँ से प्रकाशित हो रही है। ये ज्यादातर चीजें पूछी जाती है। तो चांद महादेवी वर्मा, साप्ताहिक प्रयाग यानी कि इलाहाबाद जिसको आज प्रयागराज कह रहे हैं 1920। देश राजेंद्र प्रसाद, साप्ताहिक पटना 1920। नवजीवन महात्मा गांधी, साप्ताहिक अहमदाबाद 1921। माधुरी दुलारे लाल भार्गव, लखनऊ 1922। मतवाला महादेव प्रसाद सेठ, साप्ताहिक कलकत्ता 1923। करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी, वीर रस के कवि, पुष्पीय अभिलाषा की वजह से फेमस हुए, लेकिन करमवीर नामक इनका समाचार पत्र था। ठीक है। साप्ताहिक जबलपुर 1924। कल्याण हनुमान प्रसाद पोदार, मासिक गोरखपुर से 1925। सुकवि मोहन प्यारे शुक्ल, मासिक कानपुर से निकलने वाली 1927 की पत्रिका। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार पूछी जा चुके हैं। विशाल भारत मासिक कलकत्ता से प्रकाशित 1928 में। इसके बाद सुधा दुलारे लाल भार्गव, मासिक लखनऊ से प्रकाशित 1929 में। हंस प्रेमचंद, मासिक बनारस 1930 में। माया छितेंद्र मोहन मित्र, प्रयाग 1930 में। आदर्श और मौजी, शिव पूजन सहाय, कोलकाता। जागरण शिव पूजन सहाय, साप्ताहिक बनारस 1932 में। तो ये थे आपके समाचार पत्र और पत्रिका जो छायावाद युग के अंतर्गत प्रकाशित हुई। छायावाद युग के बाद है छायावादोत्तर युग की प्रमुख पत्रिकाएं। तो छायावादोत्तर युग की जो पत्रिकाएं हैं उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं। यहाँ साहित्य संदेश, बाबू गुलाब राय। ठीक है। पहले तो आपको यही करना है, बाद में पढ़ना है कि वो मासिक है, कहाँ से प्रकाशित हुई, किस वर्ष में निकली। तो साहित्य सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका यही बना। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय। भारत नंद दुलारे वाजपेयी, सैनिक कृष्ण दत्त पालीवाल। रूपाब पंत, बाद में नरेंद्र शर्मा। कौन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, रूपाब के नाम से। विप्लव यशपाल। विश्व भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी। आजकल प्रवीण कुमार उपाध्याय। प्रतीक हीरानंद वात्सल्य। तो ये क्या थे आपके पत्र और पत्रिकाएं। दूसरा इनके साथ क्या करना है, साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय, मासिक महीने में एक बार, आगरा से प्रकाशित 1937 में। भारत नंद दुलारे वाजपेयी अर्ध साप्ताहिक। ठीक है। अर्ध साप्ताहिक का मतलब क्या हुआ, 3-4 दिन में एक बार, इलाहाबाद से प्रकाशित। सैनिक कृष्ण दत्त पालीवाल, आगरा से प्रकाशित। रूपाब शुरू में सुमित्रा नंदन पंत में, बाद में नरेंद्र शर्मा, मासिक 1938 में। विप्लव यशपाल, लखनऊ, मासिक 1938। विश्व भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी, त्रैमासिक 3 महीने में एक बार, बंगाल से प्रकाशित 1942 में। आजकल प्रवीण कुमार उपाध्याय, महीने में एक बार, दिल्ली से प्रकाशित 1945 में। प्रतीक हीरानंद वात्सल्य आ गया, द्विमासिक 2 महीने में एक बार। ठीक है। इलाहाबाद से प्रकाशित 1947। तो अपने आप में ये क्या है, आपका एक डिफिकल्ट क्वेश्चंस है जिसको केवल पेपर में बैठने वाले 5% बच्चे ही अटेम्प्ट करते हैं और उसमें से 2% बच्चे इस क्वेश्चन को सही करते हैं। क्लियर। इसके बाद है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण नलिन विलाचन शर्मा, पटना 1948 से। फिर है चिनगारी कुशावाहा कांत, मासिक मिर्जापुर 1948 में। कल्पना आर्येंद्र शर्मा, द्विमासिक हैदराबाद 1949। धर्मयुग धर्मवीर भारती, इसको आपको याद करना है, साप्ताहिक बम्बई 1950 में प्रकाशित। आलोचना
आलोचना शिवदान सिंह चौहान 3 महीने में एक बार, दिल्ली से प्रकाशित 1951 में। नए पत्ते लक्ष्मीकांत वर्मा और राम स्वरूप चतुर्वेदी, इलाहाबाद से प्रकाशित 1953। नए पत्ते नामक कविता भी है, ध्यान रखना निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना का नाम है नए पत्ते, तो कंफ्यूज मत होना। तो नए पत्ते जो कविता है, जो काव्य है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, वो अलग है। और लक्ष्मीकांत वर्मा और राम स्वरूप चतुर्वेदी नए पत्ते इलाहाबाद से प्रकाशित 1953 की यहाँ पत्रिका है। नई कविता जगदीश गुप्त और राम स्वरूप चतुर्वेदी, अर्धवार्षिक, इलाहाबाद से प्रकाशित 1954 में है। ज्ञानोदय कन्हैयालाल मिश्र की ये पत्रिका है, मासिक है, महीने में एक बार, कोलकाता से प्रकाशित, कलकत्ता जिसको कहते हैं, 1955 में प्रकाशित। अगर यहाँ तक की चीजें समझ में आई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए, अदरवाइज इसको एक बार और पढ़िए लगातार अभी, क्योंकि जितना आप इसको पढ़ोगे उतना ही आपको याद होंगे। जिन पर मैंने नंबर दिए हैं और तीर के निशान लगाए हैं उनको अपने हाथों से अलग पेज पे लिखना है, तब ये क्वेश्चन आपका सही होगा। आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, इसको याद करने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है एक बार मैंने पढ़ा, 2 बार आप पढ़ो। इसके बाद तीसरा तरीका क्या है, ये जिस पे मैंने नंबर डाला है, ये जिस पे मैंने तीर के निशान लगाए हैं, उनको अपने रजिस्टर पर, अपने नोटबुक पर, अपने किसी पेज पर, अपनी हैंड राइटिंग से उसे 1 नहीं बल्कि 2 बार लिख के छोड़ो, तब यहाँ से पूछे जाने वाला क्वेश्चन आपका सही होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान। ओम प्रकाश और बाकी एक बच्चे को और दिक्कत है, निशांत को, थोड़ा सा सुबह की क्लास में आपको तसल्ली से पढ़ना चाहिए। एक ही कमेंट को 2 से 3 से ज्यादा बार नहीं करना होता है, फिर उसके कई तरह के मेरे पास इलाज है। एक इंजेक्शन है, अगर वो आपको मिल गया तो दोबारा से फिर आप जिंदगी में इस तरह की हरकत नहीं करोगे। और दूसरा जो है कुछ कैप्सूल टाइप की चीजें हैं, अगर वो मैंने इस्तेमाल कर दी है तो फिर आप साहित्यकार और विद्वान की श्रेणी में चले जाओगे। अगर आप पढ़ते पढ़ते थक गए हो तो आप अपना कोर्स बंद करके कोई दूसरा काम कर सकते हो, क्लास लेना बंद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप तक की आपकी क्लास तब तक चलती रहेगी जब तक आपकी जो क्वेश्चंस की वैरायटी है जो पेपर में पूछी जाती है तब तक वो कंप्लीट नहीं होती है। इसीलिए मैं कभी भी आधा अधूरा नहीं पढ़ाता हूँ, जो भी पढ़ाता हूँ पूरा पढ़ाता हूँ। लेकिन उन बच्चों का मेरे पास कोई इलाज नहीं है जो सुबह उठते ही पहले ये चेक करते हैं कि ये क्लास रिकॉर्डिंग है या लाइव है। जो क्लास लाइव है वो आपको लाइव ही मिली है, और जो क्लास रिकॉर्डिंग है उसको कहने में हमें कोई शर्म नहीं है। वो हम पहले दिन ही बैच खरीदने से, आप लोगों के कहने से पहले ही हम बता देते हैं कि ये क्लास आपकी रिकॉर्डिंग है। ठीक है, इसीलिए पढ़ते समय केवल पढ़ाई पे ध्यान करें, क्योंकि पढ़ने से ही आप लोगों का सिलेक्शन होगा। बेफालतू की चीजों में दिमाग लगाओगे तो इसका मतलब है आप अभी 2026-27 की तैयारी कर रहे हो, 23-24 में मौका किसी और को दे रहे हो आप। ठीक है, ये क्या है फिर, निकष बहुत ही महत्वपूर्ण है। निकष धर्मवीर भारती और बाद में लक्ष्मीकांत वर्मा। अब वो उसकी मर्जी वो ऑप्शन में क्या दे। अब देखो यहाँ पे है क्या कह गया, रघुवंश, फिर लक्ष्मीकांत वर्मा, उसके बाद राम स्वरूप चतुर्वेदी। तो कई स्थिति तो पैदा ऐसी आई कि 2-2 आदमियों ने एक साथ एक किताब, एक पत्र या एक पत्रिका में काम किया। कई स्थिति ऐसी आई कि कोई पत्रिका, क्योंकि तमाम जो पत्रिकाएं वो किसी न किसी पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई, पब्लिकेशन का नाम दिया नहीं है, स्थान दिया है। अब किसी पब्लिकेशन के साथ पहले किसी आदमी का कांटेक्ट हुआ और उसने 1 साल 2 साल 4 साल 10 साल काम किया, उसके बाद में फिर उससे मन भर गया, नए लोग पसंद कर रहे हैं उसके कंटेंट को, फिर उसने किसी और को जोड़ लिया अपने साथ। तो ये पत्र पत्रिका का डाटा हमेशा परिवर्तित रहा है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए निकष धर्मवीर भारती ने स्टार्ट की, बाद में लक्ष्मीकांत वर्मा, साप्ताहिक इलाहाबाद से प्रकाशित है 1956 में। इसके बाद एक कृति, कृति कहते हैं रचना को, तो इसी टाइटल से जो है निकाला नरेश मेहता ने समाचार पत्र, दिल्ली से प्रकाशित हुआ 1958 में। समालोचना ये एक पत्रिका है, रामविलास शर्मा की मासिक पत्रिका है, आगरा से प्रकाशित हुई 1958 में। पहल ज्ञान रंजन
का जो है पत्रिका है, त्रैमासिक है, 3 महीने में एक बार आती है, जयपुर से प्रकाशित हुई 1960 में। सारिका है, रतनलाल, दिल्ली से प्रकाशित 1960 में। कै खे गया, ये टाइटल ही रखा गया, नाम ही रख दिया गया, कै खे गया, रघुवंश लक्ष्मीकांत वर्मा, राम स्वरूप चतुर्वेदी, त्रैमासिक 3 महीने में एक बार, इलाहाबाद 1963 में। दिनमान बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, दिनमान आपको ध्यान रखना है, रघुवीर सराय, साप्ताहिक है, दिल्ली 1965 में। पूर्वाग्रह अशोक वाजपेयी, मासिक भोपाल से प्रकाशित 1974 है। समास अशोक वाजपेयी, मासिक पत्रिका भोपाल से प्रकाशित 1974। तो अशोक वाजपेयी ने 2 जो है समाचार पत्रिकाएं निकाली, एक थी समास और दूसरी थी पूर्वाग्रह। दोनों महीने में एक बार आती थी, दोनों भोपाल से निकली और दोनों 1974 में प्रकाशित हुई अर्थात छपी। समकालीन भारतीय साहित्य, समकालीन भारतीय साहित्य टाइटल से निकली पत्रिका है, इंद्रनाथ चौधरी के द्वारा, महीने में 2 बार, ठीक है, हाँ 2 महीने में एक बार, द्विमासिक। साहित्य एकेडमी, तो हिंदी साहित्य एकेडमी के द्वारा ये प्रकाशित, तो हिंदी साहित्य एकेडमी के द्वारा प्रकाशित होने वाली सबसे पहली जो पत्रिका है वो है समकालीन भारतीय साहित्य, और इसका संपादन किया था इंद्रनाथ चौधरी ने, और सबसे पहले 1980 में, जबकि हिंदी साहित्य एकेडमी 1955 से काम कर रही है, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो पत्रिका निकाली है 1980 में निकाली। हंस राजेंद्र यादव बहुत ही फेमस है, हंस राजेंद्र यादव, मासिक दिल्ली से प्रकाशित 1984 को। अब मान के चलो किसी का डेट ऑफ बर्थ है, इनमें से किसी का डेट ऑफ बर्थ 1997 है, तो किसी का 84 है, किसी का 80 है, तो आप देखो आपके डेट ऑफ बर्थ के आसपास यहाँ पत्र पत्रिकाओं के मामले में क्या घटना घटित हो रही थी। वर्तमान साहित्य भवभूति नारायण राय, इलाहाबाद से प्रकाशित 1984 है। कथा आदेश हरि नारायण, मासिक समाचार पत्र, दिल्ली से प्रकाशित 1997। नया खून मुक्तिबोध, मध्य प्रदेश। ज्ञान नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, मासिक, दिल्ली से प्रकाशित 2003। तो ये रविंद्र कालिया की है नया ज्ञानोदय, महीने में एक बार, दिल्ली से प्रकाशित 2003। तो ये थे प्यारे दोस्तों आपके, यानी कि यहाँ से जो चीजें चली 1826 से लेके हम पहुंच गए 2003 पर। तो 1826 से लेके उद्दंड मानदंड जो सबसे पहले संपादित हुआ वो हुआ था 1826 में, जो केवल कोलकाता के अंदर ही जो है बांटा गया, कोलकाता के अंदर ही बेचा गया। और इसके बाद हम कहाँ पहुंच गए 2003। तो 18 से 26 से 2003 की जो यात्रा है समाचार पत्र और पत्रिकाओं की, उनके संपादक वो किस शहर से प्रकाशित हुई, वो सारे के सारे आपके सामने हैं। ये पीडीएफ आज क्लास कंप्लीट होते ही आप लोगों को मिल जाएगी। दोबारा से इसमें से जो महत्वपूर्ण पत्र पत्रिका है जिन पर मैंने निशान लगाया है, जिन पर मैंने नंबर डाला है, तो आपको क्या करना है, उस समाचार पत्र पत्रिकाओं को आपको एक पेज पे लिख लेना है। किस पे लिखना है, एक पेज पे लिख लेना है। इसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन आता है पुरस्कार और सम्मान, इसका भी मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 से 3 प्रश्न यहाँ से इसके पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखना है। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 से 3। तो ये हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। कैसे हैं पहले डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको करने, ये पीडीएफ दी जाएगी आपको। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है, साहित्य, इतिहास, नाटक और नृत्य। राइट आंसर है साहित्य। तो इस तरीके के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों को आर्थिक सहायता हेतु, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए प्रोत्साहन के लिए, नवोदित साहित्यकार को प्रकाशन के लिए। तो राइट आंसर क्या है, भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को, यानी कि ये 23 भाषाओं में मिलता है, 22 जो संविधान में मान्यता प्राप्त है, एक बाद में जोड़ा गया 2018 में भाषा। तो 23 भारतीय भाषाओं के साहित्यकारों को रचनात्मक लेखन के प्रोत्साहन हेतु ये दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को करना है। और ये जो क्वेश्चंस है सारे, इसी में से आपके पेपर में क्वेश्चंस मिलेंगे, ये आपको ये ध्यान रखना है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं। मैं इनको कराऊंगा यूट्यूब पे, आपको ये ध्यान रखना है। मैं कहाँ कराऊंगा इनको,
मैं कराऊंगा इन क्वेश्चनों को यूट्यूब पे। ठीक है, ये तो आप वहां पे प्रैक्टिस करेंगे और अपने से प्रैक्टिस करना है तो ये तीनों पीडीएफ आज आपको मिलेगी विद आंसर की, और ये है आपका 100वां क्वेश्चन। तो जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी के प्रसिद्ध पुरस्कारों से तो इन 100 क्वेश्चनों के अंदर से आएगा। जो भी पूछा जाएगा इन 100 क्वेश्चनों के अंदर से आएगा, विद आंसर की आपको दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हमें जो पढ़ना है चीजों को वो करना है इस तरीके से, तभी हम इन क्वेश्चनों को सही तरीके से कर पाएंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में क्या है, भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ये सर्वोच्च पुरस्कार है। तो एक तो ये हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, तो ये केवल हिंदी को नहीं मिलता है, 22 भाषा जो संविधान में मान्यता प्राप्त है 2018 तक तो उनको दिया गया। 2018 के बाद एक भाषा और जोड़ दी गई, और वो कौन सी थी, अंग्रेजी, क्योंकि उसको संविधान में मान्यता है नहीं अंग्रेजी को, लेकिन अभी अंग्रेजी भाषा में भी ये पुरस्कार दिया जाने लगा। जो भारतीय ज्ञान न्यास द्वारा दिया जाता है, क्वेश्चन क्या बना, ये हिंदी का सर्वोच्च पुरस्कार है, भारतीय ज्ञान न्यास के द्वारा ये दिया जाता है। इसमें 11 लाख की राशि है, पहले राशि कम थी, अब राशि 11 है। हो सकता है 2 साल बाद ये राशि फिर बढ़ा दी जाए या अगली साल ही बढ़ जाए। ठीक है, तो 11 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ज्ञानपीठ सम्मान या ज्ञानपीठ सम्मान भारत का सर्वोच्च सम्मान कहलाता है। क्या है ये सर्वोच्च सम्मान? ज्ञानपीठ सम्मान भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भारतीय भाषाओं से संबंधित। 8वीं अनुसूची के अंदर कितनी भाषाओं को मान्यता मिली है संविधान में, 22 भाषाओं को। ज्ञानपीठ पुरस्कार फिलहाल कितनी भाषाओं को दिया जा रहा है, 22 + 1 अर्थात 23 भाषाओं को। 23 भाषाएं कौन सी है, अंग्रेजी है, क्योंकि अंग्रेजी को 22 भाषाओं के अंदर मान्यता है ही नहीं। ठीक है, भारतीय लेखकों को ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसका मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल हिंदी का पुरस्कार नहीं है, बल्कि 23 भाषाओं में दिया जाने वाला पुरस्कार है। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो पुरस्कार मिला आपको, ठीक है, 1968 में सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा रचना को दिया गया, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार हिंदी में आया। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है ये हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार है, इससे पहले कुरूप को मिल चुका है मलयालम के लिए। मलयालम जो केरल में बोली जाती है, क्योंकि 22 भाषाओं को मिलता था स्टार्टिंग में, तो पहले जो 3 पुरस्कार मिले वो हिंदी भाषा को नहीं दिए गए, हिंदी भाषा के साहित्यकारों को नहीं मिले, हिंदी के लेखकों को नहीं मिले, बल्कि दूसरी भाषाओं को मिला। जैसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार की कौन सी लैंग्वेज ले गई, मलयालम। कहाँ बोली जाती है, केरल में। तो कुरूप आपको ध्यान रखना है, पूरा नाम आपको याद नहीं रहेगा, उनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। लेकिन हिंदी के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में सुमित्रा नंदन पंत चिदंबरा नामक रचना। यहाँ से क्वेश्चन बन गए आपके 3। एक तो ये है कि हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया हिंदी भाषा में, 1968 में। दूसरा है किसको मिला, सुमित्रा नंदन पंत को। किस रचना को दिया गया, चिदंबरा। फिर चौथा क्वेश्चन बना चिदंबरा किसकी रचना है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। कौन सी रचना को ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत किया जा चुका है, चिदंबरा को, उर्वशी को, कितनी नाव में कितनी बार को, और यामा को। तो 4 रचनाएं हैं हिंदी की, क्योंकि इसके बाद तो संपूर्ण साहित्य को दिया जाने लगा। इसके बाद किसको मिला, संपूर्ण साहित्य, किसी एक रचना को ना देके। यहाँ पहले जो 4 पुरस्कार हिंदी के अंदर आए 1968 से लेके 1982 तक, आपको ये ध्यान रखना है, 68 से 82 तक जो पुरस्कार आए वो केवल एक रचना को दिए गए, किसी कवि की जो प्रसिद्ध एक रचना थी उसको मिला। इसके बाद यहाँ चीजें बदली गई। तो यहाँ फिर कि जो संपूर्ण साहित्य में नरेश मेहता ने जितनी भी पुस्तकें लिखी, निर्मल वर्मा ने जितनी भी पुस्तकें लिखी, कुंवर नारायण ने जितनी भी पुस्तकें लिखी, श्री लाल शुक्ल केदारनाथ की तमाम पुस्तकों को इस सम्मान से सम्मानित किया गया। तो संपूर्ण साहित्य का मतलब इन्होंने जितनी भी रचनाएं लिखी, जब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला उससे पहले उन सब रचनाओं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो एक क्वेश्चन ये हुआ कि जो पहली 4 रचनाएं हैं हिंदी की, उसमें क्या है, चिदंबरा है, उर्वशी है, कितनी नाव में कितनी बार और यामा। ये 4 रचनाएं ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुकी है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बना कि हिंदी में पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में आया, इसके बाद में यहाँ 4 साल बाद
बाद फिर मिला हिंदी को, ठीक है, 72 में। इसके बाद फिर यहाँ 6 साल बाद फिर मिला 78 में। इसके बाद में यहाँ 4 साल बाद फिर मिला 82 में। इसके बाद यहाँ 10 साल बाद जाके मिला। तो ये हिंदी में मिले, बाकी बीच में दूसरी भाषाओं को मिलता रहा। अब मान के चलो आप ये कहोगे सर जी 69 वाला कहाँ गया, ठीक है, 1970-71 कहाँ गया, दूसरी भाषाएं ले गई, दूसरी भाषाओं के कवि ले गए, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन हिंदी का पूछा जाएगा। तो यानी कि 68 में पहला मिला, उसके सही 4 साल बाद 72 में मिला, उसके सही 6 साल बाद 78 में मिला तीसरा, उसके 4 साल बाद 82 में मिला चौथा, और उसके 10 साल बाद आया फिर 1992। अब आपका डेट ऑफ बर्थ कोई है इनमें से? आपके डेट ऑफ बर्थ से पहले 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले आपके डेट ऑफ बर्थ पे, या आपका पापा का डेट ऑफ बर्थ, या किसी का एनीथिंग, आप उसके आधार पे इनको याद करोगे, बाकी कोई तैयारी नहीं। अरे भारत आजाद 1947 को हुआ, इसको कैसे याद करोगे आप, जब आपने अपने जीवन में कम से कम 5 से 10 बार ये चीजें पढ़ ली हो कि 1947 अपने आप ही याद हो जाएगा 1947 में क्या हुआ। अब रीजन ये है कि लाइफ में पढ़ तो आप दूसरी बार रहे हो इसे, और पढ़ के आप फिर छोड़ दोगे। कम से कम मेरे पढ़ाने के बाद 2 बार कम से कम पढ़ना है, और तीसरी बार आपको लिखना है अपने पेज पर, नोटबुक पे, रजिस्टर में, तब जाके क्वेश्चन सही होगा। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, क्योंकि नौकरी तो आपको चाहिए, इसलिए एफर्ट्स भी आपको ही लगाने। हर चीज के पढ़ाने का तरीका हिंदी में एक जैसा नहीं होता है। जहां डेफिनेशन होगी, जहां नियम होंगे, वहां डेफिनेशन नियम काम करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जहां चीजें एग्जाम्पल से प्रूफ होगी, वहां एग्जाम्पल दिए जाएंगे, कॉन्सेप्ट प्रूफ होगा। और वो आप देख ही चुके हैं ग्रामर की तमाम क्लासों में। लिटरेचर के अंदर तमाम स्टेटमेंट थी, ठीक है, तमाम प्रसंग थे, तमाम घटनाएं थे, तो वो उस हिसाब से पढ़ना है। और इसको आपको यहाँ पर पढ़ने का तरीका आपका अलग होगा। तो इसलिए हिंदी के जो अलग अलग सेक्शन हैं, चाहे वो काव्य शास्त्र है, भाषा विज्ञान है, हिंदी साहित्य का इतिहास है, या फिर ये हिंदी विविध है, तो ये हिंदी विविध के अंदर आता है। अब इसमें एक एक क्लास है, 2 से 3 नंबर आपके पक्के, इसलिए मैं इसको पहले करा रहा हूँ। तो जो छोटा छोटा कंटेंट है, क्योंकि लंबी क्लास हमारे हिंदी साहित्य की हमने ली, तो वहां हिंदी साहित्य से कम मिनिमम बता रहा हूं 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम 25 क्वेश्चन की तैयारी आप उस हिंदी साहित्य की तमाम क्लास से कर चुके हो। और यकीन नहीं आता, आप पेपर उठाओ अपना और उसमें देखो जहां हिंदी साहित्य ज्यादा पूछा जाता है। भाई मिनिमम हर एग्जाम में 5 क्वेश्चन तो हिंदी साहित्य के होंगे ही, अगर आप टीचिंग के अलावा कोई दूसरा एग्जाम दोगे। और टीचिंग के एग्जाम में चीजें ज्यादा पूछी जाती है। और वैसे जो एग्जाम है, जैसे पत्र पत्रिका है, 1 डे एग्जाम दो या टीचिंग का दो, उन सब में पत्र पत्रिका का कोई भी पेपर ऐसा नहीं है जो पूछा ना गया। यहाँ तक कि जीएस में पूछा जाता है, ठीक है, यहाँ तक कि जीएस में पूछा जाता है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर सुमित्रा नंदन पंत चिदम्बरा, रामधारी सिंह दिनकर को दूसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार, उर्वशी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य पूरा नाम है, ठीक है, आज्ञा के नाम से जाने जाते हैं, कितनी नावों में कितनी बार, महादेवी वर्मा जिनको आधुनिक मीरा कहा जाता है, यामा रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982। अब आ गया 92 में क्या है, नरेश मेहता। अब हमें ये क्वेश्चन करना चाहिए कि अब तक किस किस को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, आगे इसके बाद महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्र, केदारनाथ सिंह, कृष्णा सोबती, अमिताभ घोष, ठीक है, अकितम अचतम नमधरी, नीलामणि फूकन और दामोदर माओजी। अब ये ध्यान रखना, ये तो है आपके हिंदी के यहाँ से लेके यहाँ तक। और चूंकि रीजन क्या है कि पुरस्कार की स्टार्टिंग चीजें और पुरस्कार के लास्ट में पूछे जाते हैं, तो ये अमिताभ घोष तक तो मिला हिंदी में, इसके बाद में ये हिंदी के नहीं है, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा क्यों जाएगा, पूछा इसलिए जाएगा क्योंकि ये पुरस्कार हिंदी में दिया जाता है। तो फिलहाल जो क्वेश्चन बनाए हैं, जो करंट अफेयर का क्वेश्चन बना, जो विविध का क्वेश्चन बना, तो वो तो ये भी बना ना कि 2021-22 का किसको मिला, तो आप कहोगे दामोदर माऊजी को मिला। 2020 का किसको मिला, नीलमणि फूकन को मिला। 2019 का किसको मिला, अकितम अचतन नमधरी। तो ये इसलिए पूछे जाएंगे, ये हिंदी के साहित्यकार नहीं है, ये हिंदी के लेखक नहीं है, लेकिन इनको पुरस्कार मिला है क्योंकि आपको स्टार्टिंग कहां से हुई चीज होगी। जैसे अभी बताया, पहला पुरस्कार मलयालम में गया,
ग्रुप के पास। और लास्ट वाले कहाँ गए? तो पहले 4-5 और लास्ट के 4-5 हमेशा हर पुरस्कारों में आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। और वहीं से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये इनको क्या क्या मिला? ज्ञानपीठ पुरस्कार। कब मिला? ठीक है, 92 में नरेश मेहता को, इसके बाद 99 में निर्मल वर्मा को, 2005 में कुंवर नारायण को, 2009 में श्रीलाल शुक्ल को, 2013 में केदारनाथ सिंह को, 2017 में कृष्णा सोबती को, 2018 में अमिताभ घोष को। तो जब आपने ग्रेजुएशन की तो 2017 में कृष्णा सोबती को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा था। जब आपने 12th की उस समय केदारनाथ सिंह को ये ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा था, ठीक है। जब आप 9th-10th में पढ़ते थे श्रीलाल शुक्ल को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा था। ऐसा तरीका है। अरे आपने अब तक जो 30 साल की 25 साल की जो जिंदगी जी है उसमें आप 12th कब की आपके पास है वो तो आपको पता होगा ना। 10th आपने किस सन में की थी, ठीक है। आपकी 8वीं क्लास कब कंप्लीट हुई? तो जब आप 8वीं में थे तब पुरस्कार किसको मिला? जब आपने 10th की बोर्ड की परीक्षा दी तब किसको मिला? जब आपने 12th पास किया तो तब किसको मिला? जब आप ग्रेजुएशन में थे तो तब किसको मिला? ऐसे ये सन याद हो जाएंगे। मेरा काम तो तरीका बताना है, आपको इसमें एफर्ट्स आपको लगाना पड़ेगा। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार आपकी समझ में आ गए हैं तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। स्टार्टिंग के 4-5, लास्ट के 4-5 हमेशा याद रखो। बीच वाले नहीं भी याद है तो काम चल जाएगा, क्योंकि ज्यादातर ध्यान रखना है स्टार्टिंग के 4-5 और लास्ट के 4-5 में ये 95% में है, और ये बाकी के जो बच गए ना ये केवल 5% में है। तो इनके पूछने के चांस कितने हैं? 5%। और स्टार्टिंग के 4-5 लास्ट के 4-5 के पूछने के चांस कितने हैं? 95%। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आई तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद फिर दूसरे पुरस्कार को पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? तरीके पे जाइए, तरीके पे याद आपको करना है। और जो ये कह रहे हैं सर जी याद नहीं होता है, ठीक है, तो वो ज्यादा जोर ना डाले दिमाग पे, दिमाग की नस फट जाएगी, समस्या होगी, ठीक। नौकरी आपको चाहिए, याद कोई और करेगा। 4200 पे ग्रेड की नौकरी में फार्म भरे हो आप, भरना चाहते हो आप। 4600 पे ग्रेड टीजीटी में फार्म भरना चाहते हो आप। 4800 पे ग्रेड पीजीटी की नौकरी में फार्म भर रहे हो आप, याद मैं करूंगा, ठीक है। सैलरी आपको चाहिए 70,000 प्लस सैलरी आपको चाहिए, ठीक है, याद कोई और करेगा। देखा कमाल आप लोगों का, ठीक है। सर जी याद नहीं होते, हम याद कैसे करेंगे, इतने सारे हैं जी, इतने सारे। तो फिर आप उम्मीद छोड़ दो कि हमें सैलरी नहीं चाहिए, हम ऐसे ही पढ़ा लेंगे पब्लिक स्कूल में 15-20 हजार में। सरकारी डिपार्टमेंट में हजारों बच्चों को बीट करके आप 70,000 नौकरी ले गए, और वो भी उसकी नौकरी जो किसी और को मिलनी थी। तो इसका मतलब दूसरे से तो ज्यादा दमखम लगाना पड़ेगा ना आपको, ठीक है। अब राहुल पूछ रहा है सर पीडीएफ कब मिलेगी? पीडीएफ देंगे 2028 में दे देंगे, जब आपकी उम्र निकल जाएगी, ठीक है। समझ सही है, यहाँ ध्यान नहीं देंगे। जो काम मेरा है वो मुझे नहीं करने देंगे, जो काम मैनेजमेंट का है वो मैनेजमेंट को नहीं करने देंगे, सारा काम अपने आप ही करोगे, ठीक। तो अब क्लास चलती हुई क्लास में मैं अब इसको पीडीएफ दे दूं, यही दिक्कत है टीचिंग वाले बच्चों के साथ। और एक बात और बता रहा हूं, मैं हिंदी वालों को पिछले 15 साल से पढ़ा रहा हूं, और हिंदी के अलावा मैं दूसरे बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, पीसीएस वालों को, और इसके साथ जो एसआई की तैयारी करते हैं या दूसरे वनडे एग्जाम, उनके अंदर ये प्रॉब्लम नहीं है जो आप लोगों के अंदर है। खासकर टीचिंग वाला जो बच्चा होता है या दूसरा जो वनडे एग्जाम की छोटी भर्ती की तैयारी कर रहा होता है, वो हमेशा इनमेच्योरिटी दिखाएगा, अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा, और उस असुरक्षित महसूस करने की वजह से ही वो कभी आज तक करीम बन ही नहीं पाया है। कभी भी उसके अंदर ये क्षमता पैदा हुई नहीं कि वो ये बोल दे किसी को घर पे जाके कि इस साल में नौकरी ले लूंगा। उसका कारण ही यही है, उथल पुथल है। हमेशा जिस अपनी मानसिक प्रवृत्ति के आधार पर जैसी संगति में रहा है उसी तरह का सबका इवेलुएशन करता है। मैं आपको पीडीएफ नहीं दूंगा, उसमें मुझे कौन सा फायदा है भाई, या मैं पीडीएफ आपको लेट दूंगा, उसका भी कोई लॉजिक होगा। अगर मैं ये पीडीएफ पहले देता तो आप रट्टा मार लेते, और एक बार जो चीज आपने पहले रट ली और वो आज तक आपके काम नहीं आई, तो दोबारा से फिर आप उसको रटना चाह रहे हो,
तो पीडीएफ का लेट मिलने का कारण क्या है? आज तो मैंने पढ़ा दिया, अगर मैं पीडीएफ 2 दिन बाद दूंगा तो फिर 2 दिन बाद पढ़ोगे ना। जो चीज आपने अभी पढ़ ली और इसको एक बार और पढ़ोगे फायदा तो होगा नहीं, कुछ टाइम के बाद पढ़ोगे तो फायदा होगा। शब्दावली में और हिंदी विविध में दोनों में यही करना होता है। मैं अपने पास पीडीएफ रख के क्या करूंगा, मुझे क्या फायदा है उसका, बेफालतू के क्वेश्चंस। ठीक है, इसलिए जिस चीज की नीड है, मैं भी चाहता हूं हमारी इमेज भी तभी है जब आप लोगों का सिलेक्शन हो। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये है ना, आप तुम में ज्यादा दिमाग हो जाता है। ठीक, आप तो इस तरह से जैसे दुकान से सौदा नहीं खरीदते कि सारे दुकानदार एक जैसे नहीं है, दुकान वाले भी। ठीक है, वो कुछ कह के भी दे देते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपने टीचर को भी और इंस्टीट्यूट को भी एजुकेशन के दुकान घोषित कर दिया है। ठीक है, इधर से आपने पैसा दिया, इधर से माल ले लिया। ठीक, तो यहाँ पे माल नहीं है भाई, ये सरस्वती है। और इसके साथ जितना ईमानदार आप रहोगे और जितनी मेहनत हम करोगे उतनी ये फलेगी फूलेगी। ठीक, चलो जी आगे। साहित्यिक एकेडमी पुरस्कार क्या है जी? साहित्यिक एकेडमी पुरस्कार 1954 में स्थापित किया गया। अब बहुत सारे बच्चों को तो यहीं पे दिक्कत हो जाएगी, जबकि पढ़ेंगे है नहीं ढंग से। 1954 में क्या है स्थापित किया। यह पुरस्कार भारत की मान्यता प्राप्त भाषाओं में, तो मान्यता प्राप्त भाषा कौन सी है? 22 भाषा है जो 8वीं अनुसूची में। तो भारतीय संविधान के भाग 17(1) अनुच्छेद 343, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई और हिंदी को उसमें राजभाषा घोषित कर दिया गया और उसकी लिपि देवनागरिक निर्धारित कर दी गई और खड़ी बोली एक मानक भाषा के रूप में उसको जगह दी गई। ये सब भारतीय संविधान में है। खड़ी बोली मानक भाषा होगी भारतीय संविधान के अनुसार, हिंदी राजभाषा होगी भारतीय संविधान के अनुसार, उसकी लिपि देवनागरिक होगी भारतीय संविधान के अनुसार। कौन कौन से अनुच्छेद? 343 अनुच्छेद में ये बात कही। किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में। किस भाग के अंदर? भाग 17 के अंदर। तो ये क्या है? 22 भाषाओं को जो मान्यता दी गई है, प्रत्येक में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट साहित्यिक कृति को ये पुरस्कार प्रदान करती है। तो केवल और केवल आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हिंदी साहित्य एकेडमी पुरस्कार देगी वो तो केवल हिंदी को देगी, लेकिन इसके अलावा भी अलग अलग भाषाओं के अपनी साहित्य एकेडमी हैं, तो वो आप अपनी भाषाओं को पुरस्कार देगी। तो इसलिए 1954 में स्थापित, ठीक है, साहित्य एकेडमी पुरस्कार। पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिया गया, तब पुरस्कार की राशि 5,000 थी। तो उस समय क्या थी पुरस्कार की राशि? 1955 में 5,000 रुपया। आज ये राशि 1 लाख हो गई। हो सकता है अगली साल या मेरे क्लास खत्म होते ही घोषणा हो जाए 1 लाख की जगह 10 लाख हो जाए। सर जी आपने तो 1 लाख बताया था। ऐसा भी तो हो सकता है, वहां काम चल रहा है और वो कह रहे हैं कि नहीं जी 1 लाख का जमाना नहीं रहा, 1 लाख में तो कुछ आता ही नहीं, लेखकों को जो है पैसा ज्यादा मिलना चाहिए। सरकार की जब इलेक्शन आता है तो किसान निधि में भी पैसा बढ़ा देते हैं, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भी, और बाकी तमाम जो सरकार की स्कीम है, योजना है, पेंशन है या जो बेरोजगारी भत्ता है, सब में बढ़ाते हैं। लेकिन कब बढ़ाएंगे? जब इलेक्शन आएगा तब। ऐसे ही हो सकता है इसमें से मैं क्लास इधर खत्म करूं और 10 लाख रुपया हो जाए। इसीलिए वो आपका काम है अपडेट रहना इन चीजों के प्रति। फिलहाल की जो स्थिति है उसको देख लो, जब तक ये पीडीएफ तैयार हुई थी। ठीक है, पहली बार यह पुरस्कार 1955 में दिए गए, तब पुरस्कार की राशि उस समय 5,000 थी। आज पुरस्कार की राशि 1 लाख रुपया है। ठीक, ऐसे साहित्य एकेडमी पुरस्कार 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61। 1962 भारत युद्ध में था पड़ोसी देश के साथ, तो 1962 में लड़ाई हुई भारत की। तो उस समय जो लड़ाई हुई तो स्वाभाविक बात है, जब देश में आपदा है, जब देश में कोई ट्रेजेडी है, जब देश युद्ध की स्थिति में है, देश में आपातकाल लगा हुआ है, उस समय पुरस्कार जैसा फंक्शन होगा ही नहीं। भाई निकम्मापन थोड़ा ही है कि कोरोना की वजह से जो है आदमी बेहाल है और नेता लोग अपनी पार्टी कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जहां आदमियों के घर उजड़ गए, लोगों के घर बर्बाद हो गए, वहां महोत्सव नहीं मनाए जाते हैं। तो इसीलिए 1962 में नहीं दिया गया। और इधर कोरोना के वक्त नहीं दिया गया। तो 1962 और कोरोना के दौरान की स्थिति को छोड़ के
प्रत्येक वर्ष हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए। अब स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन आ सकते हैं, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार कब नहीं दिया गया, ठीक है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार 1962 और कोविड के दौरान नहीं दिया गया। 1955 में पहला हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। 56 में इस अकादमी की स्थापना हो चुकी थी। 55 में पहला पुरस्कार मिला माखनलाल चतुर्वेदी, वो माखनलाल चतुर्वेदी जो वीर रस की कविताओं के कारण प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने पुष्प की अभिलाषा कविता लिखी जो कि हर बच्चे ने पढ़ी है। हिमतरंगिणी रचना है, वीर रस से परिपूर्ण है। तो इनकी हिमतरंगिणी रचना को जो है पुरस्कार मिला साहित्य अकादमी पुरस्कार। पुरस्कार के रूप में केवल 1 लाख रुपया ही नहीं दिए जाते, एक स्मृति चिन्ह भी दिया जाता है, शॉल भी दिया जाता है, कांस्य की एक मूर्ति भी दी जाती है सरस्वती की, ठीक है, और एक प्रशस्ति पत्र भी पढ़ा जाता है। पहले वो लिखवाया जाता है प्रशस्ति पत्र। आपने अगर किसी का रिटायरमेंट होते हुए देखा हो, जब आप सरकारी नौकर बन जाओगे फिर आपका रिटायरमेंट होगा तो आपका भी एक प्रशस्ति पत्र लिखवाया जाएगा, आपसे इन्फॉर्मेशन लेके कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपके मम्मी पापा, ठीक है, इसके बाद आपने कितनी पढ़ाई की, कहाँ कहाँ आपने नौकरी की और क्या आपकी विशेषता रही अपने जीवन की, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके प्रशस्ति पत्र में तब लिखवाई जाएगी जब आपका रिटायरमेंट का मौका आएगा, ठीक है। लेकिन रिटायरमेंट की तो तब सोचेंगे ना जब पहले नौकरी ले लेंगे। तो 1956 वासुदेव शरण अग्रवाल। तो पहला क्वेश्चन हम ये करेंगे कि पहले किसको मिला। 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को। किस रचना को मिला, हिमतरंगिणी को। कब ये पुरस्कार नहीं दिया गया, 1962 में नहीं दिया गया। इसके बाद में फिर लास्ट वाले देखो, लास्ट में क्या हुआ, ठीक है, यहाँ देखो 1921-22 बद्रीनाथ को दिया, बाद में गया ये, ठीक है। यहाँ तो उस समय कोविड चल रहा था, ध्यान रखना, ये दिए बाद में गए हैं, तो आयोजन नहीं हुआ था इनका, ठीक है। इसमें 1900 ये हो गया 2019 में नंदकिशोर आचार्य, 2020 में अनामिका, 2021 में दया प्रसाद सिन्हा, 2022 में बद्री नारायण। 23 वाला अब तक गया नहीं, और गया हो तो जिस समय ये पीडीएफ टाइपिस्ट ने टाइप लिखी तो उस समय तक मिला नहीं होगा। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि ये लास्ट के आपको करने हैं ये वाले, ये एक तो ये करने 2018 चित्रा मुदगल पोस्ट बॉक्स नंबर 203, 2019 नंद किशोर आचार्य छीलते हुए अपने को, 2020 अनामिका टोकरी में दिवगंध थेरी गाथा, 2021 दया प्रसाद सिन्हा सम्राट अशोक, 2022 बद्री नारायण तुमड़ी के बाद, ठीक है। ये कर लिए हमने लास्ट वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, एक तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। अगर आपको इससे क्वेश्चन सही करके आना है, फिर ऐसे ही फिर आपको क्या करना है, ये करने हैं, ठीक है। 55 से लेके 60 तक, 55 से लेके 60 तक, ठीक है। अब ये देखो 55 में माखनलाल चतुर्वेदी, 56 में वासुदेव शरण अग्रवाल, 57 में आचार्य नरेंद्र देव, 58 में राहुल सांस्कृतायन, 59 में रामधारी सिंह दिनकर और 60 में सुमित्रा नंदन पंत। 5 आपने पहले कर लिए, 5 कर लिए लास्ट के। इनमें से 95% में तो है आपके ये 10 और बाकी 5% में है सारे जो बच गए, ठीक है। दोबारा से एक बार फिर देखिए, 1955 में माखनलाल चतुर्वेदी को, 56 में वासुदेव शरण अग्रवाल को, 57 में आचार्य नरेंद्र देव को, 58 में राहुल सांस्कृतायन को, 59 में रामधारी सिंह दिनकर को और 60 में सुमित्रा नंदन पंत को हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में फिर यहाँ देखिए, यहाँ देखिए लास्ट में, बाकी कल लेंगे। 2018 में चित्रा मुदगल को, 2019 में नंद किशोर आचार्य को, 2020 में अनामिका को, 2021 में दया प्रकाश सिन्हा को, 2022 में बद्री नारायण को, ठीक है। तो ये जरूर याद करना है। फिर दूसरा क्वेश्चन याद ये करना है कि इसमें से जो महत्वपूर्ण है कि किस किस को ये पुरस्कार मिला, किस किस को ये पुरस्कार मिला, ठीक है। अब यहाँ जिसको पुरस्कार मिला अब उनको पढ़ेंगे पहले, जैसे भगवती चरण वर्मा, अमृत राय, कौन है, प्रेमचंद्र के
ठीक है, लड़के का नाम है। 1962 में मिला नहीं था, और 1962 के तुरंत बाद 63 में मिला युद्ध के बाद अमृत राय को। प्रेमचंद्र के लड़के का नाम है, कलम का सिपाही इनकी जो है प्रेमचंद्र की जीवनी है, अपने पापा की इन्होंने जीवनी लिखी, कलम के सिपाही के नाम से इनको दिया गया। आगे को नगेंद्र, जैनेन्द्र कुमार, इन सबको ये मिल चुका है। तो फिर हमें ये पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम इन रचनाओं को देखेंगे, किस किस रचना को मिला। फिर ये देखेंगे कि कौन सी रचना किस कवि की है, किस रचनाकार की है, तब जाके यहाँ से क्वेश्चन हमारा तैयार हुआ। और ऐसा नहीं है कि हिंदी साहित्य के, ये आपको ध्यान रखना, हिंदी साहित्य अकेडमी के द्वारा जो पुरस्कार दिए गए, साहित्य अकेडमी पुरस्कार, इसमें से किसी न किसी रूप में क्वेश्चन आएगा। ये तो प्रसिद्ध कवि लेखक उनकी रचना वाला आ जाएगा या पुरस्कार वाला आएगा, लेकिन आएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। सभी दोस्तों को नमस्कार। तो दोबारा से कल फिर शुरू करेंगे साहित्य अकेडमी पुरस्कार। तो ऐसे धीरे धीरे पढ़िए, एक दिन में सब कुछ नहीं होता है, समय आपके पास बहुत है। कोई एग्जाम आपका नहीं है कि अभी 15 दिन 20 दिन बाद हो रहा है। इसलिए जीवन में कुछ भी काम करो, तसल्ली बख्श करो, ढंग से काम करो, पूरा कंप्लीट, ताकि उसको दोबारा समय ना देना पड़े, तभी आपको सफलता मिलेगी। अदरवाइज कहीं कहीं से कुछ भी पढ़ लिया, कहीं आपका मन किया पढ़ने का, कहीं नहीं किया। कई बार जब बीमार होते हैं तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो आप नहीं चाहते खानी पड़ती है। ऐसे ही पूरी पढ़ाई के दौरान जब आपको सिलेक्शन लेना होता है तो कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपके लेवल पे डिफिकल्ट होती हैं, जिसको आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ना आपको वो याद होती। लेकिन अगर आप उनका सामना करोगे तो वे चीजें आसान होती चली जाएगी। और बिना इन चीजों को तैयार किए आप सरकारी नौकरी नहीं ले सकते, बार बार नौकरी में फार्म भर के एग्जाम दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।